वेलकम टू क्वांटम क्लासेज इंडिया वाईटी। हम लोग बायोसेवर्ट के नियम के जो अनुप्रयोग है उसमें एक दूसरा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है कि ये तार है एक अनंत लंबाई का है और इस अनंत लंबाई के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा उसको निकालना है। इसमें हम लोग दो कंडीशन देखेंगे, एक तो अनंत लंबाई के केसेस में और एक बार देखेंगे कि इसकी लंबाई अगर फाइनाइट ले लिया जाए तब कितना होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का क्या ले लिया है, चालक, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद इस बिंदु के पास इसका कुछ नाम दे देते हैं, O नाम दे दिया। ठीक है, उधर P नाम दिए हैं और बीच में इसका कुछ और भी नाम दे सकते हैं, C नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो O से C के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है x, और ये C से आगे जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर कुछ छोटा सा इसका पार्ट ले लिया है और इस पार्ट का नाम दे दिया है dx। ठीक है, ये हमने इसका नाम दे दिया कितना, dx नाम दे दिया इतने का। अब करना क्या है, यानी यही हमारा अल्पांश हो गया, यही अल्प लंबाई हो गई जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये dx। ठीक है, इस dx के कारण हमें करना क्या है कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। C से P की जो डिस्टेंस है उसकी जो ये r कैप माना गया है, हालांकि उसकी जो डिस्टेंस लिया जाएगा r कैप, तो उसका एक तरह से यूनिट वेक्टर हो गया। ये जो डिस्टेंस है O से P तक का, उसको कैपिटल R माना है और ये है r कैप। ठीक है, तो r कैप इसका यूनिट वेक्टर हुआ। अगर डिस्टेंस लेंगे तो हम वेक्टर r ही लेंगे। ठीक है, r कैप क्योंकि क्या बताता है, इकाई सदिश होता है, यानी कि वो हमको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो इसलिए इतना ही लेंगे। अब ये फिगर में करना क्या है, जब भी हम लोग बायोसेवर्ट का नियम यूज करते हैं, लगाते हैं, तो वहां पर होता है dB इक्वल टू μ0/4 I, उसके बाद dl, फिर sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे dl होता है अल्पांश लंबाई या अल्पांश, यानी कि वही जो करंट एलिमेंट जिसको कहा जाता है धारा अवयव, हिंदी में और भी उसका नाम है धारा अवयव या करंट एलिमेंट। तो करंट तो इसमें पास हो ही रही है, I है ना, ये पूरा इसमें करंट तो I पास हो ही रही है और इसकी साथ में लंबाई है dx, तो इसको धारा एलिमेंट I और dx वेक्टर को, इस पूरे को हम लोग करंट एलिमेंट, सिंपल में मतलब एक वर्ड में कहेंगे तो करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं या धारा अवयव भी कहा जाता है, धारा अवयव। ठीक है, या इसको अल्पांश भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसके चलते ही हम लोग इस पॉइंट P पे, अच्छा डायरेक्शन कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये तो बता चुके हैं। अभी जो मैंने बताया था कि अगर हम लोग राइट हैंड में मैक्सवेल स्क्रू ड्राइवर रूल, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है कंडक्टर की डायरेक्शन, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन की अगर इसका टिप बताए, नोक बताए, और अगर हमारी फिंगर्स जो है ना जिधर की तरफ रोटेट होगी, व्हेन ए स्क्रू इज टाइटन, यानी ये स्क्रू को जब टाइट किया जाए, इसे टाइट करेंगे तो फिंगर हमारी ऐसे जा रही है। अब इस कंडक्टर से इधर की तरफ फिंगर है ना, तो इसलिए इधर की तरफ तो आ जाएगा डाउनवर्ड, इस कंडक्टर से राइट हैंड साइड में हमारी फिंगर ऐसे जा रही है। लेकिन अगर यही फिंगर हमारी पूरी ये रोटेट करके ऐसे आएगी, यानी कि अगर हम इस कंडक्टर के इस साइड किसी पॉइंट पर बात करेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर। ठीक है, तो हम किसी एक ही पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि केवल इस P पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और इधर नहीं हो सकता, इधर भी सेम डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस लेंगे, इधर कोई अगर पॉइंट हम P डैश लेंगे तो वहां पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अंतर क्या होगा दोनों में, केवल डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। यहां पर क्या किया कि इस पर एक परपेंडिकुलर हमने ये OP डाल दिया, जिसकी लेंथ को r मान लिया और ये डिस्टेंस x लिया हुआ है। यहां से ये जो एंगल यहां पे बन रहा है P पॉइंट पर, इस OP लाइन और CP लाइन के द्वारा उसको अल्फा एंगल मान लिया। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है और ये है अल्फा।
90 डिग्री है और ये है अल्फा। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में जो हमारा तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर हम इसमें दो एंगल हमको मालूम है और तीसरा एंगल पता करना है तो तीसरा निकालें। ये 90 प्लस अल्फा प्लस इस एंगल के बारे में नहीं पता है, उसको मान लो OCP लिख दें, एंगल OCP तो 180 लिख सकते हैं। और इससे एंगल OCP फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस ये टर्म्स जो है ना राइट हैंड साइड में जाएगा 90 डिग्री प्लस अल्फा लिख सकते हैं। अब इसका जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो 180 माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा आएगा, यानी ये आ जाएगा 90 डिग्री और ये आ जाएगा माइनस अल्फा। एंगल OCP की वैल्यू इतनी आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया है, एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब क्यों लिखा है उसको, इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग जब ये अल्पांश से जो लंबाई है dx, इसके चलते बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार या नियम से डायरेक्ट लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम इससे निकालेंगे यानी कि अल्पांश लंबाई dx वेक्टर, ठीक है, के द्वारा बिंदु P पर, उधर हमने बिंदु P माना है तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो केवल थ्योरी ही लिख दो, मतलब वो डेरिवेशन ही लिख दोगे और इसको बढ़िया से लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या निकाल रहे हो, क्या करना है, तो वो भी हमको जरूरी है। यानी ये इस पॉइंट के किसके चलते यार चुंबकीय क्षेत्र ये dB वेक्टर आया है वो भी मेंशन करना जरूरी है। तो अल्पांश लंबाई ds वेक्टर के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो वो निकालेंगे तो dB वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो क्रॉस वेक्टर लगा के लिखोगे, और बिना वेक्टर्स के अगर उसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखा जाएगा, बिना सिंपली लिख रहा है। तो यहाँ अगर dB वेक्टर लिखेंगे तो यह आ जाएगा μ0/4 फिर को होता है क्या चीज IDL होता है ना, तो यहाँ पर dx है। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो I तो स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसलिए I को ऐसे ही रहने देते हैं, वेक्टर फॉर्म इधर लिखा है तो ये dx वेक्टर इंटू DL क्रॉस r कैप लिखा था ना हम लोगों ने, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर r², और इनटू में यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो क्रॉस प्रोडक्ट, जब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना उस केसेज में कुछ और आ जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं dB वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉड, और जब इसका मॉड निकाला जाता है तो वेक्टर का साइन क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी हम dB भी लिख सकते हैं इक्वल टू, अब इधर क्या है μ0/4 और यहां से ये I ये dx और मॉड ऑफ r कैप जो आता है मॉड ऑफ r कैप तो 1 हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पे साइन थीटा आएगा और डिवाइडेड बाई r², यहाँ पर लिख लेंगे सिंस मॉड ऑफ r कैप इक्वल टू होता है कितना 1। यहां तक कोई अगर दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ थीटा का मान निकालना है, यहां पर देखो क्या क्या चीजें निकालना है फिगर से। dx की वैल्यू कितना निकल सकता है, यहां से r² कितना निकल सकता है, साइन थीटा कितना निकल सकता है, तो ये सब चीजें जो है ना इस फिगर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि एंगल OCP कितना निकला है 90 माइनस अल्फा। इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो अगर तो यहां पर चित्र से क्या लिखा जा सकता है, ये तो हमने लिखा था किसमें, ट्रायंगल OCP में हम लोगों ने ये लिख करके यहां से निकाला था। अब इस चित्र में देखो तो ये OC एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से ये 90 डिग्री यानी कि एंगल OCP और प्लस एंगल थीटा इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ये लीनियर पेयर एंगल कहलाता है, यानी कि इसको बोलते हैं रैखिक रेखा की माला पढ़ा ना चैप्टर, अरे 9th क्लासेस में था लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म करके, तो वही यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है।
ओसीपी की वैल्यू कितना निकला है 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180। यहां से थीटा की वैल्यू जब निकाला जाएगा 180 और ये माइनस का उधर चला जाएगा तो ये ब्रैकेट ओपन किया जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री और प्लस अल्फा। 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 ही बचेगा और प्लस अल्फा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल करके आ गया, थीटा का मान निकल गया। अब इस चित्र में देखो साइन थीटा है, तो थीटा है तो अल्फा के टर्म्स में हम उसका मान निकाल सकते हैं। अब अल्फा के टर्म्स में उसका मान निकालेंगे और उसके बाद हम लोग x का भी मान निकालेंगे और चित्र देख करके और इस r का भी मान निकालेंगे, क्योंकि ये r हमारा वो r है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर कौन सा r लिया गया है, ये वो r है जो अल्पांश से इसकी दूरी ली गई है। ठीक है, तो दोनों में ही क्या है, अंतर है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या देखना है, इसलिए यहां पर चूंकि साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है, मतलब थीटा की वैल्यू हम लोग उधर निकाले हैं, वो रफ वर्क उधर किया है। साइन थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा आया है, इसलिए यहां से साइन थीटा का जब वैल्यू रखेंगे थीटा, तो यहाँ पे साइन और 90 डिग्री प्लस अल्फा, और साइन 90 प्लस अल्फा कितना होता है बताओ, 90 प्लस अल्फा है तो ये किस क्वाड्रेंट में जाता है, 90 डिग्री का है तो 90 साइन का कॉस में चेंज होता है, 90 साइन का कॉस में, तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस अल्फा हो गया। और 90 प्लस अल्फा जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड में पड़ता है। और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम ये पॉजिटिव ही रखने देंगे, क्योंकि हमें चेंज होने से पहले यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसको देखा जाता है, ना कि ये चेंज होने के बाद। वहां पर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 प्लस अल्फा वाला जो टर्म है वो किसको देखना है, उसको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है तो ये उसके पहले यहाँ पर चेंज होने से पहले यहाँ कौन सा टीआर था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था, उसको देखना है, ना कि ये साइन वाला चेंज होके कॉस अल्फा है तो इसका साइन नहीं देखना है। किसका साइन देखेंगे, साइन का, यानी चेंज होने से पहले, तो साइन उसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां से साइन थीटा का जो मान आया वो कॉस अल्फा के इक्वल आ गया। इस चित्र के अकॉर्डिंग हम लोग कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा कैसे निकलेगा, कॉस तो हमारे पास तो कर्ण तो पता है नहीं, यानी हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, लेकिन लंब और क्या है, आधार मालूम है। लंब और आधार से tan निकलता है, लंब और आधार से क्या निकलता है, tan। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम tan अल्फा निकाल दें, tan अल्फा, ठीक है, चित्र से क्या लिखेंगे, चित्र से tan अल्फा निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो x बाई आर हो जाएगा। और इससे अगर हम x निकालें, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा r इंटू tan अल्फा। ठीक है, लेकिन यहां हमें dx की भी वैल्यू चाहिए, चित्र में किसकी वैल्यू चाहिए, dx की भी चाहिए। तो अगर हम इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू किसके, अल्फा, ठीक है, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा dx अपॉन डी अल्फा, और यहां r तो रहेगा ही, tan अल्फा का होता है सेक स्क्वायर अल्फा। यहां से dx की जब वैल्यू निकालेंगे dx की, तो d अल्फा उधर चला जाएगा, यानी dx इक्वल टू r और सेक स्क्वायर अल्फा और d अल्फा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, तो dx की वैल्यू आ गया, साइन थीटा निकाल लिया, और उसके बाद क्या निकाल लिया, dx और साइन थीटा। अब हमारे पास बचा कि r हम लोग निकालें, क्या निकालें, r कैसे निकलेगा, r निकालने के लिए कॉस अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण, तो उसमें आधार बटे कर्ण है। ये जो आर कैप दिया है ना, एक्चुअल में इसको तुम लोग डायरेक्शन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस देखोगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ये वेक्टर के साथ दिया है तो उस टाइप से वेक्टर लगा के दिया है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जब भी हम लोग मतलब देखेंगे तो उसका लेंथ होता है, लंबाई।
तो वो आर होगा, यानी यही आर हमारा है मॉड ऑफ आर। जैसे ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर ये है हमारा स्मॉल आर। तो यहां से अगर चित्र से हम फिर क्या निकालेंगे, चित्र से ही, अभी यहाँ चित्र से लिखा था इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, कैपिटल आर, और यह स्मॉल आर, और यहाँ पर आ जाएगा और, यानी यहाँ से आर निकालेंगे तो आ जाएगा आर बटे कितना, कॉस अल्फा, यानी ये आ जाएगा, आर तो रहेगा ही, इसको हम 1 अपॉन कॉस अल्फा भी तो लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस अल्फा को सेक अल्फा लिखा जा सकता है। तो आर की वैल्यू आ गया हमारे पास आर इंटू सेक अल्फा। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम होता, हम लोगों ने थीटा निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू, हम लोगों ने dx की वैल्यू निकाल लिया, हम लोग r की भी वैल्यू निकाल लिया। ये सभी मान निकालने के बाद जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन है, ये मान लेते हैं, ये इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, साइन थीटा हुआ, dx हुआ, और r का मान किस में रखने जा रहा है, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, अब इस पे हम लोग मान रखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। इसको भी रख रहा है क्योंकि अभी हो सकता है नहीं लिखे होंगे और दिक्कत आएगा समझने में, तो रखे हुए हैं। तो यहां मान रखते हैं, तो db इक्वल टू क्या आ गया, db इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो रहेगा ही, और dx का मान यहां पर निकला हुआ है r सेक स्क्वायर और d अल्फा, और भी कुछ है ना उसके साथ, और d अल्फा हम लिख रहे हैं, लेकिन r dx के साथ साथ साइन थीटा भी है, तो हम साइन थीटा का पहले लिख लेते हैं और d अल्फा इधर लिख लेंगे। साइन थीटा का मान कहाँ निकाले हैं, ये कॉस अल्फा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा लिख दिया जाएगा, और डिवाइडेड बाई, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा इधर कर लिया जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे कितना है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हम लोग आर सेक अल्फा है ना, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर, और सेक स्क्वायर अल्फा को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, सभी मान लिख लिया गया। ठीक है, अब इसको हम लोग रखते हैं, इसकी वैल्यू, आर से आर कटेगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, और तो कुछ कटने वाला नहीं लग रहा है। तो ये db इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन कितना, 4 पाई, और i कॉस अल्फा और d अल्फा, और नीचे r भी आ रहा है ना, ये आ गया। अब संपूर्ण लंबाई के चलते अगर निकालेंगे ना पूरा, इसी में 2 केसेज आता है। एक आता है कि अनंत लंबाई के चलते, अनंत लंबाई के चलते चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो जब अनंत लंबाई के चलते लिखेंगे, अनंत हमने ऊपर हेडिंग डाला भी है, तो यहां पर ये जो एंगल है ना, ये जो थीटा है, ये अनंत हो जाएगा। तो ये लगभग, ये लाइन जो है ना, जो ऐसे इस तरह से थीटा बना रही है, ये लाइन सीधे सीधे बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी इसके, तो थीटा बन जाएगा लगभग 90 डिग्री, क्योंकि फिर हम इससे उसको ज्वाइन करेंगे ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें जो वैल्यू लिया जाएगा अनंत के लिए, अनंत लंबाई के लिए, तो थीटा की वैल्यू इस, ये जो हमारा ओपी है उसके नीचे इधर की तरफ एंगल बनेगा, इधर की तरफ अल्फा का जो वैल्यू बनेगा, ये देखो थोड़ा सा गलत मैं बोल गया, ये थीटा नहीं बल्कि अल्फा की जो वैल्यू होगी ना, ये लाइन इससे सीधा हो जाएगी, ये सीधा, जैसे ये अनंत लंबाई है तो ये लाइन हम इधर इधर लेते जाए, जैसे ये ले जाएंगे, देखो ये अल्फा का एंगल बढ़ रहा है, पहले इतना अल्फा था ना छोटा सा, फिर इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ता है, बिल्कुल ये लाइन सीधी हो जाएगी। तो ये जो अल्फा होगा ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा इस ओपी लाइन से एबव ऊपर, और ओपी से नीचे इसी तरह से इधर भी लाइन ज्वाइन करोगे तो वो बन जाएगा माइनस का π/2, यानी इस ओरिजिन के लाइन से नीचे निगेटिव एंगल होता है और ऊपर जो होता है पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ पर अनंत लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जब मान निकालेंगे तो अल्फा का जो मान होगा -π/2 से
हाँ से अल्फा इक्वल टू प्लस का π/2 तक होगा। तो इसमें अब इंटीग्रेट करेंगे। पहली बात इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब b वेक्टर इक्वल टू, ये तो स्मॉल लंबाई यानी कि स्मॉल एरिया करंट एलिमेंट यानी कि अल्पांश के चलते निकाले थे, और पूरी लंबाई के चलते निकालेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू प्लस का π/2, और यहाँ db लिखा जाएगा। अब db का जो मान आया है उसको लिख लेंगे। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, मैं डायरेक्ट बाहर कर लेता हूँ, μ0/4π, और ये I/r बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू प्लस का π/2 और कॉस अल्फा, और ये साथ में डी अल्फा आ गया। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा। ठीक है, इधर अगर दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा इधर भी बताना पड़ेगा। यहाँ देखो, इधर थोड़ा ध्यान दे दो। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ b इक्वल टू, ये शायद दिखाई दे रहा होगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा μ0/4π I/ कितना r, और उसका इंटीग्रेशन करने पर आया साइन अल्फा, और ये -π/2 टू प्लस का π/2। तो यहाँ पर b इक्वल टू आ जाएगा μ0/4π I/r। अब एक बार होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे साइन π/2, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगता है, ये रूल ही होता है। और उसके बाद फिर से लिखेंगे साइन माइनस का π/2, और यहां से आ जाएगा ये b इक्वल टू μ0/4π I/r, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ साइन 90 की वैल्यू होता है 1, तो 1 1 2। तो यहां पर देखो μ0/4π b इक्वल टू, बातें ना करो, और 1 1 कितना हो गया 2, 2 से ये 2 को कैंसिल करो, तो ये μ0/2π और I/r। तो यही मैंने बताया था कि जब अनंत लंबाई के चलते जब निकाला जाएगा तो ये चीजें b इक्वल टू μ0/2π I/r करके, और तब इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहें। वीडियो देखने धन्यवाद।